नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब से जुड़े सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को प्रसाद आशीर्वाद दिया और सरोपा भेंट किया। पीएम के जन्मदिन पर गुरुद्वारा बंगला साहिब में किया गया था अखंड पाठ का आयोजन। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के सम्राट नारुहितो सहित विश्व के लगभग शीर्ष 500 नेता और हजारों ब्रिटेन वासियों की मौजूदगी में हो रहा है अंतिम संस्कार। बीते 8 सितंबर को 96 वर्ष की उम्र में स्कॉटलैंड के बाल्मोरल में हुआ था निधन। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए 11 दिनों के दौरे पर पहुंचे अमेरिका। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में क्वाड, इप्सा, ब्रिक्स सहित कई बहुपक्षीय त्रिपक्षीय बैठकों में भी लेंगे हिस्सा। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र दौरे पर आज करेंगे अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद जाकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों मंत्री परस्पर सैन्य संबंधों को बढ़ाने और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग की करेंगे समीक्षा। रक्षा मंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी करेंगे मुलाकात। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज होंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल। कैप्टन ने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का किया था गठन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म पर सरकार का जोर। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम जारी। और चीन के खिलाफ ताइवान की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। चीनी आक्रमण के खिलाफ ताइवान की रक्षा करेंगे अमेरिकी सैनिक। और एक खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में अखंड पाठ का आयोजन करने वाले सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उनसे मुलाकात की और उन्हें प्रसाद व अपना आशीर्वाद दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी ने अखंड पाठ का आयोजन किया, जो कि 15 सितंबर को शुरू हुआ और 17 सितंबर को समाप्त हुआ। इस अखंड पाठ में हजारों सिख भक्तों ने भाग लिया। ये शायद अपनी तरह की पहली पहल थी जब किसी गुरुद्वारे ने देश के प्रधानमंत्री के लिए अखंड पाठ का आयोजन किया था। इस अवसर पर गुरुद्वारा द्वारा लंगर इस अवसर पर गुरुद्वारा द्वारा लंगर, स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसी सिलसिले में गुरुद्वारे के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिले। सिख प्रतिनिधिमंडल ने पगड़ी बांधकर और सरोपा भेंट कर प्रधानमंत्री का सम्मान किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की अरदास भी की। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनकी शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उन्हें सिख समुदाय का हिस्सा महसूस कराने के लिए उनके हाव भाव से वह विनम्र और गहराई से प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री ने साथ ही प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय के लिए कल्याण के लिए लगातार काम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री द्वारा सिख समुदाय के सम्मान और कल्याण के लिए की गई महत्वपूर्ण पहल के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने, गुरुद्वारों द्वारा चलाए जा रहे लंगरों पर जीएसटी को हटाने,
और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भारत लाने सहित अनेक प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए वेस्टमिंस्टर आबे लाया गया। महारानी के शव के पीछे किंग चार्ल्स तृतीय सहित शाही परिवार के सदस्य भी वेस्टमिंस्टर आबे तक आए। वेस्टमिंस्टर के डीन ने दिवंगत महारानी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू किया। सबसे पहले स्कॉटलैंड के बैरोनेस ने दिवंगत महारानी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि के तौर पर कॉरिंथियंस 15 की पंक्तियों को पढ़ते हुए पहली श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद महारानी की याद में रचे गए गीत को गाया गया। इसके बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने महारानी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल हो रही हैं। और लंदन में ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना के साथ मुलाकात की। पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का आयोजन किया जा रहा है। भारत की ओर से केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संयुक्त भारतीय प्रतिनिधि मंत्री स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी इसमें भाग ले रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती के बीच आज भारत प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में दुनिया के लिए वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इस आयोजन में भी 30 देशों के मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा उद्योग जगत के कई प्रतिनिधि भी यहां होने वाली चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। जो ग्लोबल एक्शन फोरम आपने जिसका उल्लेख किया, शायद इस प्रकार की पहली बैठक है जहां पर के दुनिया के 30 देश भाग लेने वाले हैं। उनके सरकारी प्रतिनिधि 30 मंत्री लगभग, उसके अतिरिक्त उनके प्रतिनिधि मंडल, उसके अतिरिक्त विज्ञान और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, अनेकों सीईओ, हजारों की संख्या में, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसका उद्योग और इंडस्ट्री से भी संबंध है, जिसका विज्ञान से भी संबंध है और जिसका कुल मिलाकर के मानवता से संबंध है। और ये कॉन्फ्रेंस पिट्सबर्ग यूएसए में होने वाली है। पर्यटन के विकास और इससे संबंधित नीति पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिन का राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन के विकास के लिए राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अपना अपना स्टेट्स में एक हेल्थी कंपटीशन इस टूरिज्म सेक्टर के विकास में होना चाहिए। तमिलनाडु में ये किया है, मेरे पास क्यों ना हो सकता है? गोवा में ये किया है, मेरा स्टेट में क्यों नहीं हो सकता है? ये मिनिस्टर्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में एक हेल्थी कंपटीशन अगर नहीं हुआ, विकास टूरिज्म नहीं हो सकता है। इस मौके पर पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। कोरोना महामारी के दौरान इस क्षेत्र ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन सरकार के अथक प्रयासों से यह क्षेत्र फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। टूरिज्म इज वन ऑफ द मेजर ड्राइवर फॉर इंक्रीजिंग द कंट्रीज इकोनॉमी। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड टू सेलिब्रेट द रिकॉर्ड बीटिंग एक्सपेंशन, leading India to become a 5th largest economy in the world. It is recognized that promoting the domestic tourism has reinvigorated tourism post-pandemic in an effective way, working as a confidence booster for the global community to visit India. The Ministry of Tourism has been working on the idea of Dekho Apna Desh. The Ministry of Tourism has also played an important role in propagating the idea of Ek Bharat Shrestha Bharat along with the other ministries. धर्मशाला में पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को आईटीडीसी के चेयरमैन संबित पात्रा ने संबोधित किया। संबित पात्रा ने कहा कि एक स्थान की विशेषता मनुष्य को आकर्षित करती है, जिससे रोजगार में वृद्धि और उस क्षेत्र का विकास भी होता है। एक एरिया के, एक स्थान के इतिहास, एक स्थान के संस्कृति
एक स्थान की सभ्यता या उस विषय की सुंदरता, उस स्थान की द सीनिक ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, all these first attract you within the mind and then it pulls you physically to go there. फिर वह आपको आकर्षित करती है कि आप वहां जाएं और उस स्थान का दर्शन करें। इसलिए टूरिज्म का पहला मंत्र यही होना चाहिए, टू ऑक्यूपाई द माइंड स्पेस थ्रू प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, मेकिंग यूज ऑफ ऑल द डायमेंशंस व्हिच प्रोपागेट द ब्यूटीज ऑफ आवर इनक्रेडिबल इंडिया एवरीवेयर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर है। डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस वर्ष का विषय है एक ऐतिहासिक क्षण, आपस में जुड़ी चुनौतियों के परिवर्तनकारी समाधान। विदेश मंत्री 4 देशों भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी के समूह की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी भी करेंगे। विदेश मंत्री बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देश और कैरिबिया सहित छोटे द्वीपीय देश शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और इसे प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्री 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे, जो भारत की विकास यात्रा को उजागर करेगा। इस कार्यक्रम को कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और यूएनडीपी प्रशासक के साथ 77वें यूएनजीए अध्यक्ष द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर जयशंकर क्वाड, IBSA और ब्रिक्स की बहुपक्षीय बैठकों के साथ साथ भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस UAE और भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया जैसी त्रिपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों और अमेरिकी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम है। वह भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह आज मिस्र के रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री जनरल मोहम्मद जकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे, सेना से सेना के संबंधों को गति देने के लिए नई शुरुआत करेंगे और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने पर ध्यान देंगे। भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतल अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह की यात्रा का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग और विशेष मैत्री को और अधिक मजबूत बनाना है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए DD न्यूज। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना,
भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले हिंदू नेता व संत आचार्य धर्मेंद्र का आज निधन हो गया है। उन्होंने जयपुर के SMS हॉस्पिटल के ICU में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि बीते 1 महीने से खराब स्वास्थ्य के कारण जयपुर के इस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आचार्य धर्मेंद्र आंत की बीमारी से पीड़ित थे। आचार्य धर्मेंद्र के स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र सेवा में समर्पित श्रीमद पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना धार्मिक और आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने आचार्य धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र जी के निधन से दुखी हूँ। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने व श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को जन जन तक ले जाने में उनका अतुलनीय योगदान रहा। उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। मैं उनके अनुयायियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विपक्ष के उपनेता विष्णुचरण सेठी का निधन हो गया है। किडनी की बीमारी से पीड़ित सेठी ने भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांसें ली। वर्तमान में वे धामनगर विधानसभा सीट के विधायक थे। इससे पहले वे चांदबाली विधानसभा सीट से भी विधायक रहे। विभिन्न मुद्दों पर विधानसभा में विपक्ष की ओर से वे राज्य सरकार को जोरदार तरीके से घेरते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेता के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर उन्होंने कहा, श्री विष्णुचरण सेठी जी का ओडिशा की प्रगति में शानदार योगदान रहा। उन्होंने एक परिश्रमी विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाई और सामाजिक सशक्तिकरण में अहम योगदान दिया। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। अन्य खबरों में पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनके सहयोगियों की 48 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने कुर्क किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। उनकी जमानत याचिका पर अब बुधवार यानी 21 सितंबर को सुनवाई होगी। संजय राउत पात्राचौल भूमि घोटाला मामले में इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कोर्ट के निर्देश के बाद संजय राउत को चार्जशीट की कॉपी सौंपी। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका लगा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर चल रही सुनवाई पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रोक लगाई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका के बाद सुनवाई पर रोक लगाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुनवाई करने वाली जज गीतांजलि गोयल के पास से मामले को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। निदेशालय की अर्जी पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में नई आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच कर रही एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ कर रही है। दुर्गेश पाठक से सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामले में नामजद आरोपी विजय नायर के संबंध से जुड़े होने के कारण पूछताछ हो रही है। ईडी आबकारी नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दूसरी बार पूछताछ कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पिछले 2 सालों से दिल्ली में निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वहीं नई आबकारी नीति में घोटाले को लेकर ईडी सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ करेगी। बीते 14 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को इनकी इजाजत दे दी है। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है।
जैकलिन फर्नांडिस आज आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष पेश हुई, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ जारी है। इससे पहले आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलिन से 14 सितंबर को भी पूछताछ की थी। गौरतलब है कि 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी में दिल्ली की जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की जांच जारी है और इसी कड़ी में कई फिल्मी हस्तियों के साथ साथ अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं जैकलिन फर्नांडिस इस मामले में कई बार ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने ये बात स्वीकार की थी कि सुकेश चंद्रशेखर से उन्होंने कई महंगे उपहार लिए हैं। 200 करोड़ रुपए की रंगदारी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर वर्तमान में दिल्ली की जेल में बंद है और उसके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कथित रूप से लीक की गई आपत्तिजनक वीडियो मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों आरोपियों को पंजाब पुलिस ने मोहाली के खरड़ कोर्ट में पेश किया। कोविड-19 के उच्च जोखिम वाले मरीजों के उपचार में योग और आयुर्वेद प्रभावकारी हो सकते हैं, ऐसा दावा है आईआईटी दिल्ली और हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय और किडनी की बीमारियों से ग्रसित कोविड-19 मरीजों के इलाज के आधार पर शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। योग और आयुर्वेद के जरिए उपचार शुरू करने के 5 दिनों के भीतर ही आधे से अधिक कोविड मरीजों की स्थिति में सुधार देखने को मिला। पेश है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ की एक खास रिपोर्ट। योग और आयुर्वेद कोविड-19 के उच्च जोखिम वाले मरीजों के उपचार में प्रभावकारी साबित हुए हैं। आईआईटी दिल्ली और हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई स्टडी से ये बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय और किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे और 60 साल से अधिक उम्र के 30 कोविड मरीजों के योग और आयुर्वेद के जरिए सफल इलाज के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है। इन मरीजों को उच्च जोखिम वाले मरीजों की श्रेणी में रखा जाता है। ये मरीज 10 से 15 दिन में कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो गए और इनमें से किसी को भी अस्पताल जाने या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। लगभग 53% पेशेंट्स ने हमें 5 दिन में बोला कि मुझे प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। 90% ने बोला 9 दिन बाद कि हमें प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है, हम लोग ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और 60% से अधिक मरीज जो थे वो 10 दिन में लगभग रिकवर कर गए। 90% लोगों ने कहा कि हम 17 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कह दिया 90% लोगों ने कि हम लगभग ठीक हैं। किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी के सिम्टम्स इतने वर्सन नहीं हो गए कि उन्हें आईसीयू की ज़रूरत पड़े या ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़े। उच्च जोखिम वाले इन मरीजों का टेली मेडिसिन के जरिए आयुर्वेदिक इलाज किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर मरीज के लिए प्रतिदिन अलग अलग योग सत्र आयोजित किए गए। कोमॉर्बिडिटी, मेडिकल हिस्ट्री और रोग के लक्षण के आधार पर हर मरीज का व्यक्तिगत तौर पर इलाज किया गया, जिससे ये अधिक प्रभावी साबित हुआ। योगा थेरेपी बेसिकली इज डन डूइंग असेसिंग द पंचकोशा लेवल। जैसे अन्नमय कोशा में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए। फिर आएगा प्राणमय कोशा, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस करना चाहिए। उसके बाद आएगा मनोमय कोश, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस है। देन विज्ञानमय एंड देन आनंदमय। तो हम इस सारे कोश को एनालाइज करके हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट किया है। कोई डायबिटीज़ है, कोई हार्ट की पेशेंट है, उसके अलावा कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उनको हैं, तो सबसे उनकी हिस्ट्री लेकर उसके बाद उनका सारा प्रकृति देखते थे, उनकी क्या वात पित्त कफज क्या प्रकृति है, क्या उनका आहार विहार रहा पहले, उस हिसाब से फिर हम अपना एक रिजिम बनाते थे, उनको क्या मेडिकेशन दिया जाए जिससे वो जल्दी रिकवर करें। बड़ी अच्छी रिकवरी रही। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको वो भी लगा कि उनकी जैसे आयुर्वेदिक मेडिकेशन हमने साथ में रखा तो वो भी कंट्रोल रही, मेंटेन रही। कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे होती है, चेस्ट में पीछे देखने में आता कि बहुत ज़्यादा चेस्ट में उनके चेंजेस आ रहे थे सीटी स्कैन वगैरह में, उनमें हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन पर रखा तो वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर गए। इस अध्ययन से ये बात भी सामने आई कि कोविड-19 के इलाज के साथ साथ इस बीमारी को लेकर मरीजों में व्याप्त तनाव और चिंता को कम करने में भी योग और आयुर्वेद प्रभावी साबित हुए। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस अध्ययन के आधार पर योग और आयुर्वेद को कोविड-19 के इलाज के लिए मानक प्रोटोकॉल में शामिल किया जाना चाहिए। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा दिव्यांगजनों को उपयोगी उपकरणों का वितरण किया गया, जिसमें मोटराइज ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, व्हील चेयर दी गई। इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि देश के दिव्यांगजन सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर दिव्यांगजनों ने आयोजकों का आभार जताते हुए कहा कि इससे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। हम कहीं भी अब आ जा सकते हैं और काम भी कहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास कोई काम नहीं था, अब हम इससे कहीं भी काम कर सकते हैं, अपने बच्चों का मतलब पाल सकते हैं अच्छे से। सुरक्षा मिली है हमारे लिए, मोदी जी ने बहुत सुरक्षा करी है हमारे लिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी हैं। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।